नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। नमो नमः सर्वेभ्य। चैनल का नाम है लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति और आज अध्ययन करेंगे भाषा विज्ञान का। भाषा विज्ञान जिसे साइंस ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। मित्रों, सोचिए यदि शब्द रूपी ज्योति संसार को प्रकाशित नहीं करती तो क्या होता। लोग अपने भावों और विचारों को कैसे अभिव्यक्त करते। आज इस अभिव्यक्ति की आज़ादी की जंग हर व्यक्ति लड़ रहा है, वह उसे कैसे पूरी कर पाता। संपूर्ण विश्व में लगभग 7000 भाषाएं बोली जाती हैं और हर सबसे अधिक बोली यदि कहीं बोली जाती है तो वह भारत में विविधताओं का देश इसे कहा जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक भाषाएं और बोलियाँ बोली जाती हैं। तो भाषा क्या है? भाषा क्या है, इसी का अध्ययन भाषा विज्ञान में किया जाता है। भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्या भाषा, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है, कौन सभी भाषाओं की सभ्यता की देन है, यह सभी बातें भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का विषय हैं। तो क्या भाषा ध्वनि है या भाषा शब्द है या भाषा वर्ण है या विचार है, यह सभी बातें भाषा विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। संस्कृत में एक वाक्य कहा गया है, इदम अंधतमः कृत्सन जायेत भुवनत्रय यदि शब्दाद्वय ज्योति संसारा न दिव्यते। यह संपूर्ण संसार, कृत्सन मतलब होता है संपूर्ण, यह संपूर्ण संसार जो है वह अंधकार में चला जाता यदि शब्द रूपी ज्योति इस संसार को प्रकाशित नहीं करती। हमारे अंदर जितने भी विचार आते हैं वह सब भाषा के माध्यम से ही प्रकट हो पाते हैं। वह भाषा कोई भी हो सकती है, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, तमिल, उड़िया, उर्दू, फ्रेंच, जापानी, चीनी, जो भी है, सब व्यक्ति अपनी अपनी भाषाओं को बोलते हैं और अपनी अपनी भाषाओं को जानते हैं। भारत तो जो है वह विविधताओं का देश कहा जाता है। यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं। विभिन्न भाषाओं में ग्रंथों की रचना होती है, समाचार पत्र आते हैं, पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, टेलीविज़न और जितने भी सोशल मीडिया हैं वह अपनी अपनी भाषाओं के माध्यम से अपने अपने लोगों को जानकारी देते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वह भाषा विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। कहा जाता है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान रहता है, क्योंकि उससे उनकी शब्दावली जो होती है वह दृढ़ होती है। जितनी अधिक भाषाओं का ज्ञान होगा बौद्धिक स्तर उतना ही अच्छा माना जाता है। अब प्राचीनता की बात की जाए तो सबसे प्राचीन भाषा और सभ्यता हमारे भारत की सनातन संस्कृति रही है। हमारी जो संस्कृति है वह सबसे प्राचीन है और सबसे पहले यदि व्यक्ति कहीं सभ्य हुआ था तो वह भारत का ही हुआ था, क्योंकि ये जो आंग्ल भाषा है उसकी तो उत्पत्ति ही 14वीं शताब्दी के बाद मानी जाती है। जब वास्को डी गामा ने 1498 में अमेरिका की खोज की, उसके बाद से ही वहाँ का उद्भव हुआ। सबसे पहले और सबसे प्राचीन संस्कृति यदि कहीं की रही है तो वह भारत की संस्कृति रही है। तो जहाँ पे संस्कृति और सभ्यता का विकास पहले होगा, भाषा भी वहीं की सबसे पहले विकसित मानी जाएगी। महावैयाकरण पतंजलि महोदय ने कहा है कि व्यक्ता वाची वर्णा येषाम त इमे व्यक्तवाचम। वर्ण ही वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं और वही भाषा बनते हैं। तो ये सभी बातें भाषा के अंतर्गत आती हैं। आज इन्हीं पे चर्चा करेंगे, इनके सिद्धांत, लक्षण, इनके स्वरूप, इनकी उत्पत्ति, विभिन्न बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले संस्कृत भाषा की प्रशस्ति के विषय में एक श्लोक कहूँगी। यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितः महितले तावत संस्कृत भाषा लोकेषु प्रचलिष्यन्ति। कि जब तक इस महितल पे संसार में सरिता, नदियाँ हैं, पर्वत हैं, सूर्य चांद हैं, तब तक संस्कृत भाषा इस संसार को प्रकाशित करती रहेगी और प्रचलित होती रहेगी। विभिन्न सारी भाषाएं इसी से उत्पन्न हुई हैं, इसी से अपने आप को दृढ़ बनाई हुई हैं। तो आज भाषा की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। भाषा का नामकरण कैसे हुआ, इसका क्षेत्र क्या है, इसका महत्व क्या है, इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी भारतवासी हैं और भारत के विषय में तो अच्छे से जानते ही हैं। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं जो और 13 लिपियां हैं।
पहले तो 18 भाषाएं ही थीं, बाद में 4 और भाषाओं को सम्मिलित किया गया, तो ये इतनी तो केवल रजिस्टर्ड ही हैं। उसके बाद हम लोग विभिन्न धर्मों को मानने वाले हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। जैसे बौद्ध धर्म की भाषा पाली है। जैन धर्म को मानने वाले लोग प्राकृत भाषा में बातें करते हैं, प्राकृत भाषा में उनके ग्रंथ हैं। और बौद्ध धर्म के सभी जो पिटक हैं तीनों, वह पाली भाषा में हैं। सिख धर्म वाले जो हैं वह पंजाबी भाषा में अपने ग्रंथों की रचना इत्यादि सभी पठन पाठन सब कुछ, उनके पूजा पाठ सभी पंजाबी भाषा में है। ईसाई लोगों की भाषा हिब्रू है। मुस्लिम लोगों की भाषा अरेबिक है, उर्दू कही जाती है। तो इस प्रकार से केवल भारत में ही जिनको हम लोग जानते हैं, वहीं पे भाषा की इतनी विविधताएं हैं। तो संपूर्ण विश्व का यदि अध्ययन किया जाए तो वहाँ पे कितनी विविधताएं देखने को मिलेंगी। भाषा में विभिन्न प्रकार के इसीलिए वर्गीकरण किए गए हैं। यह वर्गीकरण विभिन्न परीक्षाओं में आता है। नेट परीक्षा की जो 25वीं कोड है नेट JRF की, उसमें 5वीं यूनिट में भाषा का वर्गीकरण, भाषा के सिद्धांत और उसके परिभाषाओं से संबंधित आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण से बहुत से प्रश्न आते हैं। तो ये सभी बातें जो हैं भाषा विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। भाषा विज्ञान के अध्ययन को विभिन्न नाम दिया गया है, जैसे तुलनात्मक व्याकरण, तुलनात्मक फिलॉलॉजी, ग्लॉसोलॉजी और भाषा का विज्ञान। ये सभी भाषा विज्ञान के अध्ययन के ही भिन्न भिन्न नाम हैं जो विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों द्वारा लिए गए हैं। तुलनात्मक व्याकरण जैसा कि नाम से ही प्रकट हो रहा है कि कंपैरेटिव ग्रामर है, तुलना की जाती है। इसमें एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में तुलना की जाती है कि यहाँ पे यदि शब्द निर्माण, वर्ड निर्माण इस प्रकार हुआ है तो दूसरी भाषा का शब्द, वर्ड, वाक्य इत्यादि की उत्पत्ति कैसे होगी। जैसे हम लोग संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा को अध्ययन में लाते हैं और उनकी भाषाओं से हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। जैसे संस्कृत भाषा के किसी भी शब्द की उत्पत्ति प्रकृति और प्रत्यय से मिलकर के बनती है। एक प्रकृति होता है जो मूल क्रिया से उत्पन्न होता है और एक प्रत्यय होता है जिससे शब्द का निर्माण होता है। उसके बाद उपसर्ग आदि भी हैं जो शब्दों को नया रूप देते हैं। जैसे हार एक शब्द है, उसमें उप लगने के बाद उपहार बन जाता है, वह शब्द को नया रूप दे देता है। तो इस प्रकार से यहाँ उपसर्ग, प्रत्यय और जो क्रिया रूप हैं ये सब मिल करके शब्द का निर्माण करते हैं। इसी तरह अंग्रेजी भाषा में भी प्रीफिक्स, सफिक्स आदि लग करके शब्द बनाते हैं। फोनिक आदि होता है, कहीं पे कोई स्पेलिंग अगर चेंज हो जाती है तो उससे उसका अर्थ अलग हो जाता है। तो ये सारी भाषाएं जो तुलनात्मक व्याकरण के अंतर्गत आ जाती हैं, ये भाषा विज्ञान का अध्ययन में तुलनात्मक व्याकरण है। दूसरा है तुलनात्मक फिलॉलॉजी। अब देखिए फिलॉलॉजी शब्द को समझते हैं। फिलॉलॉजी शब्द ऐसे साहित्य का अध्ययन है या ऐसे भाषा का अध्ययन है जिसके अंतर्गत किसी साहित्य या भाषा में सारी बातों का समावेश होता है। उसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, कौन से व्याकरण होते हैं, कौन सी उसकी साहित्यिक इतिहास होता है, उसका भाषिक इतिहास क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन सी समालोचनाएँ होती हैं, उसके गुण दोष इत्यादि जितनी भी बातें होती हैं किसी भाषा या साहित्य में, वे सब फिलॉलॉजी के अंतर्गत आ जाती हैं। पाश्चात्य विद्वान हैं वेबस्टर महोदय, उन्होंने फिलॉलॉजी शब्द को परिभाषित किया है और उसके अर्थ को बताया है कि स्टडी ऑफ लिटरेचर दैट इंक्लूड्स और मे इंक्लूड ग्रामर। भाषिक अध्ययन है फिलॉलॉजी जिसके अंतर्गत व्याकरण को इंक्लूड किया जा सकता है, उसकी समालोचना को, लिटरेसी हिस्ट्री को, लैंग्वेज हिस्ट्री को, सिस्टम ऑफ राइटिंग एंड एनीथिंग एल्स दैट इज रिलेवेंट टू लिटरेचर टू लैंग्वेज एज यूज इन द लिटरेचर। जो कुछ भी भाषा में प्रयुक्त होता है वह सब फिलॉलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए एक बार फिर से उसका हिंदी समझा देते हैं कि फिलॉलॉजी ऐसे साहित्य का अध्ययन है जिसमें व्याकरण, समालोचना, साहित्यिक इतिहास, भाषिक इतिहास, लेखन पद्धति सभी चीज़ें समाविष्ट होती हैं जो भी एक साहित्य के अंतर्गत या एक भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारी चीज़ें फिलॉलॉजी के अंतर्गत आती हैं।
तीसरा हमारा शब्द था ग्लॉसोलॉजी। तो ग्लॉसोलॉजी का अर्थ होता है कि शब्दावली, भिन्न भिन्न प्रकार की शब्दावलियाँ किसी भाषा को समृद्ध बनाती हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा में ही है सिनोनिम, एंटोनिम, आइडम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इत्यादि जो शब्द हैं। हिंदी में है विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द, कई शब्दों के लिए एक शब्द समूह, लोकोक्ति, मुहावरे, विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जो भाषा को समृद्ध बनाती हैं, किसी भाषा को प्रौढ़ बनाती हैं। तो इस प्रकार से इन विभिन्न नामों से भाषा का अध्ययन किया गया है। 19वीं शताब्दी के छठे दशक में एक और भी शब्द हमारे सामने आया जिसे लिंग्विस्टिक कहते हैं। तो भाषा विज्ञान या जो है ये भाषिक अध्ययन है, उसी को लिंग्विस्टिक नाम से भी जाना जाता है। यह आंग्ल भाषा का शब्द है। लिंग्विस्टिक और भाषा विज्ञान दोनों शब्द एक दूसरे के समानार्थी हैं। और संस्कृत लिंग्विस्टिक इस समय बहुत ही प्रचलित शब्द है, जिसके विषय में बहुत सी चर्चाएँ हो रही हैं। संस्कृत विषय के लिए बहुत ही आगे प्रयास भी जारी हैं। सबसे पुरानी और प्राचीन भाषा होने के बाद भी इसका जो ह्रास हुआ जो आंग्ल काल में, जो अंग्रेजों के शासन में जो इसकी क्षति हुई, उसकी पूर्ति के लिए अभी भी बहुत से प्रयास हो रहे हैं। यह सब संस्कृत लिंग्विस्टिक के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि अब बातें करेंगे भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में और विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों ने जो भाषा के संबंध में परिभाषाएं दी हैं उनके बारे में। तो भाषा के उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में अगर बातें करते हैं तो सबसे पहले आता है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। इसे डिवाइन थ्योरी भी कहते हैं। कि भाषा की उत्पत्ति का यह सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। इसमें हम पाणिनि व्याकरण को लेते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में पठन पाठन के रूप में पाणिनि व्याकरण ही संस्कृत भाषा के लिए प्रामाणिक माना जाता है। उसमें कहा गया है कि भगवान शिव से 14 महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई है, जिसे अक्षर समामनाएं या वर्ण समामनाएं या शब्दानुशासन इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसी को शिवसूत्र जाल भी कहते हैं। इसमें कहा गया है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। कि भगवान शिव ने नृत्य के अवसान पे अपने डमरू से 9 और 5 बार अपने डमरू को बजाया और उसी से 14 महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई, जो इस संस्कृत भाषा के व्याकरण के रूप में जाना जाता है। उसके बाद यह भी एक प्रामाणिक वाक्य आता है जो वेदों से लिया गया है कि दैवी वाचम अजनयंत देवाः ताम विश्वरूप पशवो वदंती। कि दैवी वाणी को देवताओं ने प्रकट किया और उसी विश्वरूप देवता को की वाणी को ही सभी पशवः वदंती। पशु मतलब प्राणी, जो हम यहाँ पे भाषा विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों की भाषा का ही उदाहरण देते हैं, पशुओं की भाषा का उदाहरण नहीं देते हैं। जैसे बात करने की क्षमता, मुस्कुराने की क्षमता, हंसने की क्षमता इत्यादि मनुष्यों में ही होती है, उसको पशुओं के वाणी को हम यहाँ पे भाषा विज्ञान के अध्ययन में नहीं लेते हैं। द डिवाइन लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय गॉड दैट ऑल द क्रीचर स्पीक। दूसरा हम इसमें लेते हैं धातु सिद्धांत। धातु सिद्धांत को रणन सिद्धांत, अनुरणन सिद्धांत, मूलक, डिंग डोंग थ्योरी इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसी धातु सिद्धांत को ही रणन सिद्धांत। इसका मतलब है कि प्रत्येक धातु का अपना कोई न कोई रूप होता है। सभी धातुएं अपने किसी न किसी आवाज़ को लेकर के उत्पन्न होती हैं। जैसे अगर हम किसी पुस्तक के पन्ने को ही पलटते हैं तो उसकी अलग आवाज़ होती है, लोहे में अलग आवाज़ होती है, सोने को पीटने पे अलग आवाज़ निकलेगी, तो पानी के चलने में भी आवाज़ होती है। तो हर चीज़ की हवा की सरसराहट में कोई ना कोई आवाज़ होती है, तो उसे भी उसकी भाषा के रूप में जाना गया है। भाषा वैज्ञानिकों ने इसे भी भाषा की उत्पत्ति में कारण माना है कि धातु सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति का कारण है। तीसरा हम लेते हैं अनुकरण का सिद्धांत। जैसे अनुकरण करने से भी भाषा में उत्पत्ति होती है, कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आ जाते हैं। अनुकरण भी करता है व्यक्ति तो वह पूरी तरह से वही नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें बदलाव जरूर आते हैं। और
इससे भी भाषा की उत्पत्ति होती है। उसके बाद है श्रम का सिद्धांत। श्रम के सिद्धांत में भी जैसे कि अरे बहुत सारे मजदूर जब किसी काम को करते हैं, बोझ उठाते हैं या किसी गाड़ी को धक्का देते हैं तो इस प्रकार की आवाज़ें निकलती, तो उससे भी एक नई भाषा की उत्पत्ति हो जाती है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, तो भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धांत माने गए हैं और उसमें समन्वय का सिद्धांत जो है हेनरी स्वीट जी ने जो दिया है उसको सबसे सर्वमान्य माना जाता है। अनुकरण के सिद्धांत को भाव सिद्धांत भी कहते हैं, लेकिन मैक्स मूलर ने इसको भाव थ्योरी का करके इसका जो उपहास भी किया है। और आवेग सिद्धांत जो है उसका पूर्ववाद या मनो अभिव्यंजनावाद नाम भी दिया गया है। तो इस प्रकार भाषा की उत्पत्ति के बहुत से सिद्धांत बताए जाते हैं, किंतु हम लोग जो मानते हैं वह यही मानते हैं क्योंकि संपूर्ण सृष्टि जो है वह ईश्वर की देन है। और यदि लोग कहते हैं पत्ता भी हिल सकता नहीं सत्ता बिना रघुनाथ के, तो उसी प्रकार से सब कुछ यदि ब्रह्म में ही लीन है तो सब जो आवाज़ मिली है, जो ध्वनि है, जो स्फोट है, जो सब कुछ लोग अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं तो वह ईश्वर की देन है। इसीलिए कहा गया है कि दैवी वाचम जनयंत देवा तम ताम पशवो वदंती। इस दैवी वाणी को देवताओं ने उत्पन्न किया है और उसी को सारे पशु यानी कि सारे प्राणी बोलते हैं। तो भाषा की उत्पत्ति में जो सबसे प्रामाणिक कारण मिलता है, जो सबसे प्रामाणिक उदाहरण मिलता है वह दैवी उत्पत्ति का ही सिद्धांत मिलता है, क्योंकि सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे हैं, सबसे प्राचीन जो संस्कृति है, हमारे ग्रंथ हैं लिखित, उसके प्रमाण हैं, विभिन्न जो काव्य महाकाव्य रामायण महाभारत के लिखित रूप मिलते हैं। तो ये सब भाषा की उत्पत्ति में बहुत सहायक हैं। तो हम लोग जो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को ही प्रामाणिक मानते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे भाषा विज्ञान के क्षेत्र के बारे में कि भाषा विज्ञान का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। वैसे तो भाषा विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसका बहुत प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। इसका आकृति मूलक वर्गीकरण है, फिर उसके बाद पारिवारिक वर्गीकरण है कि कौन सी भाषा किस परिवार की है। जैसे हम लोग भारोपीय भाषा पढ़ते हैं जिसे भारोपीय या यूरेशिया खंड की भाषा भी कहा जाता है, जिसमें भारत और यूरोप की भाषा के बारे में बातें हैं। और आकृति मूलक वर्गीकरण है जो भाषा की बाहरी संरचना है, उसका प्रकृति प्रत्यय, उसके उपसर्ग निपात और कारक विभक्ति, ये सारी चीज़ें हैं वह उसके आकृति मूलक वर्गीकरण में है। कि जैसे कि किसी प्रकृति प्रत्यय को लगा करके शब्द को बनाया जा सकता है, संधि करके शब्दों को बनाया जाता है, समास करके शब्दों को संक्षिप्त किया जाता है। तो उस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के जो आकृति मूलक है वह, फिर उसके बाद योगात्मक भाषा है, संयोगात्मक है, वियोगात्मक। अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं कि योगात्मक भाषा के अंतर्गत कौन सी आती है, अयोगात्मक भाषा कौन सी है। तो नेट जीआरएफ में एक प्रश्न बहुत बार रिपीट करता है, जैसे अयोगात्मक भाषा कौन सी है, तो चीनी भाषा है। वह दो शब्दों के मेल से नहीं बनती है, उसमें क्रिया से शब्द उत्पन्न नहीं होते हैं और उसमें लिंग भी नहीं होता है। वह एक चित्रात्मक लिपि के रूप में होती है। चीनी भाषा या जो पूर्वी एशिया की जितनी भाषाएं हैं, जैसे चीनी, जापानी और उत्तर कोरिया, ये सब थाईलैंड वगैरह की जो भाषाएं हैं वह चित्रात्मक में होती हैं, उनका कोई संयोग करके नहीं बनाया जाता है। तो इस प्रकार से भाषा विज्ञान का क्षेत्र जो है वह बहुत व्यापक है। वैसे कुछ क्षेत्रों के नाम यहाँ पे बता दिए जा रहे हैं, जैसे प्रोक्ति विज्ञान, वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, शब्द विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, अर्थ विज्ञान और लिपि विज्ञान। तो प्रोक्ति विज्ञान जैसे कि कौन कौन सी उक्तियाँ उसमें आती हैं उसका विशेष अध्ययन वो प्रोक्ति विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। वाक्य विज्ञान, तो जैसे पहले वर्ण की रचना होती है, फिर शब्द बनता है, फिर शब्दों से वाक्य बनता है, तो कौन सा वाक्य किस अर्थ में लिया जाएगा, उसमें भी लक्षणा, व्यंजना, अविधा इत्यादि आ जाते हैं, तो वह वाक्य विज्ञान के उसका विशेष ज्ञान। फिर रूप विज्ञान, शब्द की जो संरचना का जो रूप होता है वह रूप विज्ञान के अंतर्गत आता है, शब्द विज्ञान। ध्वनि, जैसे सबसे
पहले ध्वनि, जो भाषा का जो प्रथम रूप होता है वह ध्वनि होती है। जैसे पहले कोई आवाज़ आई होगी, फिर उसको लोगों ने एक शब्द दे दिया होगा, फिर उसको निर्णय करके बता दिया होगा कि इन शब्दों से यह वाक्य बनेगा। जैसे एक ही शब्द के कई अर्थ भी निकलते हैं, तो ये सब शब्द विज्ञान या ध्वनि विज्ञान के। फिर हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, तो वह अर्थ विज्ञान के। तो ये सारे जो बातें हैं वह भाषा विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और लिपि विज्ञान जो है वह उसका लिखित रूप है कि किस भाषा को किस रूप में लिखा जाएगा। जैसे सबसे प्राचीन लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है। संस्कृत की लिपि ब्राह्मी लिपि ही कही जाती है। वह भी देवनागरी जो है वह भी उसी से उत्पन्न मानी जाती है। देवनागरी लिपि जो है वह ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। और देवनागरी लिपि भारत की भाषा है और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली देवनागरी में, उड़िया, तमिल, मलयालम, बहुत सी भाषाएं जो हैं वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं और 13 लिपियों का वर्णन है। तो लिपि जो है वह उसके लिखने का ढंग है और भाषा जो है वह बोलने की इकाई है। तो इस प्रकार ये सारी बातें जो भाषा विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। अब भाषा से संबंधित परिभाषाएं देख लेते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है। तो भाषा शब्द जो है वह भाष शब्द धातु से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना, कहना। और भाषा की परिभाषाएं विभिन्न पाश्चात्य विचारकों ने और भारतीय विचारकों ने भी दी हैं, क्योंकि अधिकांशतः भाषा से संबंधित परिभाषाएं दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह किसका कथन है। क्योंकि जब किसी विचारक के कथन को देकर के प्रश्न पूछता है तो उसका सही सही उत्तर आना आवश्यक होता है और यह अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे भाषा की परिभाषा प्लेटो ने दिया है, हेनरी स्वीट ने दिया है और भारतीय विचारकों ने तो दिया ही है। तो हम सबसे पहले पतंजलि की परिभाषा को लेंगे। उन्होंने कहा है कि व्यक्ता वाणी वर्णाम ये सामत इम व्यक्तवाचम। वाणी जब व्यक्त हो जाती है, वर्ण के रूप में आ जाती है, वही भाषा बनती है। और प्लेटो ने कहा है कि विचार जो है वह आत्मा की मूक अध्वन्यात्मक बातचीत है और वही जब ध्वन्यात्मक होकर के होठों पर प्रकट होते हैं तो वही भाषा कहलाते हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक सोफिस्ट में विचार के और भाषा के संबंध में यह बातें लिखी हैं कि विचार भाषा की मूक बातचीत हैं और वही ध्वन्यात्मक होकर जब होठों पर प्रकट होते हैं तो वह भाषा कहलाते हैं। इस प्रकार प्लेटो ने और महर्षि पतंजलि ने जिस प्रकार से भाषा की परिभाषा दी उसे आपने देखा। और अंत में एक हेनरी स्वीट के शब्दों में है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। तो यह 2-3 परिभाषाएं आप लोग याद भी कर सकते हैं, बहुत आसान है कि मूक जो विचार हैं वह जब होठों पे आ जाते हैं तो भाषा कहलाते हैं। और पतंजलि ने कहा कि वाणी जब व्यक्त हो जाती है तो भाषा कहलाती है। हेनरी स्वीट ने भी यही बात कही कि ध्वन्यात्मक विचारों को प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। तो इस प्रकार से यह सारी परिभाषाएं बहुत आसान भी हैं और यह परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछी जाती हैं। राइटर्स के नाम बताने रहते हैं कि किसका कथन है। यही प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ड दे दिए जाते हैं, सेंटेंस दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि यह किसका कथन है। और तो इस प्रकार आज हमने भाषा विज्ञान से संबंधित उसकी उत्पत्ति, उसके रूप, उसके क्षेत्र इत्यादि बारे में ध्यान से देखा और अध्ययन किया। अब इसके बाद हम ध्वनि के परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन और ध्वनि नियम, जिसमें ग्रीम ग्रासमान बर्नर नियम है, और भारोपीय भाषा और आकृति मूलक वर्गीकरण, इसको भी ध्यान से देखेंगे। तो देखते रहिए लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति। और मैं हूँ प्रियंका शुक्ला और आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम। नमः संस्कृताय, नमो नमः।